इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आज इसी पर हम गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, इसरो की जो कहानी है, जो उपलब्धियां हैं और भविष्य की योजनाएं, उन पर एक नजर डालते हैं, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। बिल्कुल। मकसद यही है कि समझे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, क्या खास पड़ाव रहे और भारत के लिए इसरो क्यों इतना जरूरी है। तो शुरुआत शायद डॉक्टर विक्रम साराभाई से करनी चाहिए, जिन्हें हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं। हाँ, उनका वो विचार कि भारत जैसे देश को अपनी दिक्कतों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे संचार है, मौसम का पूर्वानुमान या शिक्षा। और इसी सोच के साथ फिर 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना हुई, मुख्यालय बेंगलुरु में। जी, हालांकि नींव तो, जैसा आपने कहा, थोड़ी पहले ही पड़ गई थी। 1962 में इनको स्पार बना था। हाँ, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। और फिर 1963 में वो थुम्बा से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ। नाइकी अपाचे, वो अमेरिका का था शायद। हाँ, वो अमेरिकी रॉकेट था। फिर 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, हालांकि वो भी हमने सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया था। सही। पर असली आत्मनिर्भरता की तरफ जो पहला कदम था वो शायद 1980 में आया, SLV-3। हाँ, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इसने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया। ये भारत का पहला पूरी तरह से अपना स्वदेशी लॉन्च था। ये कितना बड़ा मोड़ था इसरो के लिए। ये बहुत ही अहम था। इसने दिखाया कि भारत में क्षमता है, हम खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा। और इसी ने आगे चलकर PSLV और GSLV जैसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट्स के विकास का रास्ता खोला। PSLV और GSLV, ये तो बहुत सुने हैं। हाँ, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन्होंने ही भारत को भारी सैटेलाइट्स भी खुद लॉन्च करने की काबिलियत दी। सही मायने में आत्मनिर्भरता। बिल्कुल। PSLV तो जैसे ISRO का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया, 50 से ज्यादा सफल उड़ानें। कमाल है। और फिर आया 2013 का वो मिशन, मंगलयान, मॉम। हाँ, मंगलयान। दुनिया चौंक गई थी। भारत पहले ही अटेम्प्ट में मंगल की ऑर्बिट में पहुंच गया। हाँ, ये तो बड़ी बात थी और शायद लागत भी बहुत कम थी इसकी। हाँ, यही तो, करीब $74 मिलियन। इसे कहते हैं फ्रूगल इंजीनियरिंग, मतलब कम खर्चे में बड़ा काम। दुनिया के सबसे सस्ते इंटरप्लैनेटरी मिशनों में से एक था ये। और इसने काम भी किया, मंगल की सतह और वातावरण का डेटा भेजा। जी हाँ, काफी अहम जानकारी मिली। मंगल के बाद फिर चांद पर नजर गई, चंद्रयान 1 2008 में। हाँ, और उसकी सबसे बड़ी खोज, चांद पर पानी के अणु, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये तो बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी थी। इसने चांद को देखने का नजरिया ही बदल दिया। फिर 2019 में चंद्रयान 2 आया, और ये तो उसका बहुत सफल रहा। आज भी काम कर रहे हैं ना। हाँ, ऑर्बिटर तो सफल था, लेकिन लैंडर, विक्रम लैंडर, हाँ, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। उस झटके के बाद चंद्रयान 3 की सफलता 2023 में वो इतनी खास क्यों लगी? देखिए, चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग में दिक्कत आई, वो एक सीख थी। इसरो ने उससे सीखा। और चंद्रयान 3 इसलिए ऐतिहासिक बना क्योंकि भारत चांद के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। वो बहुत मुश्किल इलाका माना जाता है। अच्छा। और वहां प्रज्ञान रोवर उतरा भी, उसने एक्सपेरिमेंट्स भी किए। ये इसरो की लगन और तकनीकी मजबूती दिखाता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की तरफ इशारा करती हैं। नाविक भी इसी कड़ी का हिस्सा है। बिल्कुल। नेविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये भारत का अपना रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है। जैसे अमेरिका का GPS है, वैसे ही अपनी लोकेशन जानने के लिए। हाँ, सामरिक जरूरतें भी पूरी करता है और आम नागरिकों के लिए भी है। और देखिए, इसरो की क्षमता का अंदाजा इससे भी लगता है कि 40 से ज्यादा देशों के सैटेलाइट्स भी ISRO लॉन्च कर चुका है। अच्छा, दूसरे देशों के भी? जी हाँ, अपनी कमर्शियल आर्म के जरिए। ये दिखाता है कि दुनिया को इसरो की सस्ती और भरोसेमंद लॉन्च सर्विस पर भरोसा है। और ये जो सारी क्षमताएं हैं स्पेस में, इनका जमीन पर भी तो असर होता होगा। अरे बिल्कुल, कृषि में, मौसम की भविष्यवाणी में, कम्युनिकेशन में, आपदा प्रबंधन में, इन सब में ISRO के सैटेलाइट्स बहुत मदद कर रहे हैं। ठीक वैसा ही जैसा डॉक्टर साराभाई ने सोचा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी आम आदमी के काम आए। एकदम शांतिपूर्ण कामों के लिए स्पेस का इस्तेमाल। हाल की बात करें तो आदित्य L1 मिशन, ये L1 पॉइंट क्या चीज है? आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए। इसे L1 पॉइंट पर भेजा गया है, मतलब लैग्रेंज पॉइंट 1।
लैग्रेंज पॉइंट। हाँ, ये स्पेस में एक ऐसी जगह है सूर्य और पृथ्वी के बीच जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बैलेंस हो जाता है। तो वहां सैटेलाइट कम फ्यूल खर्च करके स्टेबल रह सकता है और लगातार सूर्य पर नजर रख सकता है। अच्छा, ये बात है। और अब तो सबकी नजरें गगनयान पर हैं, भारत का पहला मानव मिशन। हाँ, गगनयान बहुत बड़ा कदम है ये। लक्ष्य है कि 2025 के आसपास 2-3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाए। इसकी तैयारी चल रही होगी जोरों पर। जी हाँ, एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग है, क्रू मॉड्यूल का विकास, सब चल रहा है। तो अगर हम पूरी कहानी देखें आईएसआरओ की, तो ये एक तरह से कम संसाधनों से शुरू करके दुनिया में नाम कमाना है। हाँ, स्वदेशी तकनीक बनाना और देश के विकास में लगना। और भविष्य वो कैसा दिख रहा है? भविष्य तो और भी ज्यादा रोमांचक लगता है। शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान की बात है। वीनस मिशन। हाँ, फिर चंद्रयान 4 जो चांद से सैंपल वापस लाएगा। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। अपना स्पेस स्टेशन? जी, और आरएलवी पर भी काम चल रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ऐसे रॉकेट जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके, इससे लॉन्च और सस्ते हो जाएंगे। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि आईएसआरओ की ये जो लगातार उड़ान है, गगनयान, स्पेस स्टेशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं, ये सिर्फ भारत की वैज्ञानिक ताकत दिखाती हैं या ये दुनिया में भारत की बढ़ती भूमिका और आत्मनिर्भर भारत का भी संकेत है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब क्या मायने रखेगा, ये भी सोचने वाली बात है।